Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in Psychology, Diet Hamirpur. Dear students, welcome in this online session. As you know, we have only 1 month left for annual examination. केवल 1 महीना हमारे पास है. 1 महीना मीन्स 4 हफ्ते, 4 वीक्स. हमारे सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं. एक यूनिट के लिए 1 हफ्ते का समय हमारे पास बचता है. तो आइए हम इस ढंग से प्लान करें कि जो कुछ हमने आज दिन तक पढ़ा है, समझा है, उसको हम समराइज इसके ऊपर चर्चा भी करी. कुछ एक स्टूडेंट्स किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं कि क्या हमें जो आज दिन तक पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आती हैं या उनमें कोई कन्फ्यूज़न है. तो इनको आप देखिए, अगर कोई डाउट्स है तो उसको क्लियर करिए या मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं अगले सेशन में. तो आइए आज हम फर्स्ट यूनिट से चर्चा करते हैं. मोटे तौर पर हमने क्या क्या पढ़ा, और जब वो नाम आपको सुने हुए लगेंगे कि क्या मुझे ये बातें समझ आ रही हैं या कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो आपको एकदम याद आ जाएगा. हमने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा, 2 टॉपिक आपके मुख्यतः बनते हैं. एक एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरा मेथड्स. तो 2 मेन प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में रहते हैं. एक एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर आता है और एक कोई मेथड्स के ऊपर आता है. तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, उसको जानने से पहले हमने समझा था कि साइकोलॉजी होती क्या है. एजुकेशन पे तो बाद में जाएंगे. मनोविज्ञान क्या होता है. तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना था, इसकी जड़ें बहुत पुरानी थी. हमने 600 BC यानी कि आज से लगभग 2600 वर्ष पहले की चर्चा करी थी. उस टाइम में दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता था या मनोविज्ञान शब्द का अध्ययन किया जाता था, और तब मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था. क्लियर है. तो यहाँ से उत्पत्ति शुरू हुई थी और विभिन्न चरणों से होकर वो गुजरा. उसके बाद दूसरे चरण में आत्मा के अध्ययन को पीछे छोड़कर मन का अध्ययन किया जाने लगा, और मन के अध्ययन के बाद चेतना का अध्ययन किया जाने लगा, और उसके अगले स्तर में जाकर व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा. यानी कि इज इट क्लियर. तो ये मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से निकला था. आपको याद होगा कि साइकी प्लस लोगोस. साइकिस मीन होता है आत्मा, लोगोस मीन होता है अध्ययन या विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान. तो साइकोलॉजी का जो शाब्दिक मीनिंग हुआ वो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान हुआ. अब इसकी डेफिनेशंस की हम बात करते हैं कि किन बातों पे हम फोकस करते हैं. तो आत्मा चेतना के अध्ययन को हम पीछे छोड़कर 2 मेन चीज़ें हमारी रह जाती हैं, एक मन और एक व्यवहार. तो आज की डेट में हम मन और व्यवहार पे फोकस करते हैं. तो कुल मिलाकर सारी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर. मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक प्रक्रियाओं व व्यवहार का अध्ययन होता है. इज इट क्लियर. तो ये थी हमारी मुख्यतः डेफिनेशन. उम्मीद है ये सबको क्लियर होगी. अब मनोविज्ञान की विभिन्न ब्रांचेज हैं. आपको पता है इसकी प्रकृति ऐसी है कि जहाँ जहाँ भी प्रकृति होगी, जहाँ जहाँ भी ये दुनिया बसती है, जीवन है, वहाँ वहाँ मनोविज्ञान होगा, क्योंकि जहाँ भी जीवन संभव होगा वहाँ मन होगा, व्यवहार होगा, और जहाँ मन और व्यवहार होगा वहाँ पर मनोविज्ञान होगा. इस करके मनोविज्ञान के क्षेत्र बहुत विस्तृत है. इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं. आप जानते हैं हमारी ब्रांच एक जनरल साइकोलॉजी से लेकर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, है ना. जितने भी क्षेत्र आप सोच सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, लॉ एसोसिएशन ने 56 से अधिक ब्रांचें, शाखें इसकी अप्रूव की हैं, जो इंडिपेंडेंट शाखें काम कर रही हैं, साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं. तो जितने भी क्षेत्रों के बारे में आप सोच सकते हैं उनका सब का अध्ययन किसी न किसी ब्रांच के अंदर किया जाता है. इज इट क्लियर.
यानी कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। तो यहाँ पर जो हमारा कंसर्न जो फर्स्ट ईयर में आपके रहता है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, ये शब्द कहाँ से निकला, किस भाषा से शब्द निकला, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। उम्मीद है आपको आता होगा। मेन हमने बात क्या करी थी, जो उसकी परिभाषा है ना, वो तो आपने मनोवैज्ञानिकों के उन्हीं शब्दों में लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा मतलब कि ये मेरे शब्द नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक ने किसी पर्टिकुलर ने कहा उनके शब्द हैं। जो 3-4 भाषाएं परिभाषाएं आप लोग इनको जरूर याद रखें। जो कंसेप्ट था इसका वो ये था कि एजुकेशन का संबंध हमारा विचारधारा से होता है और साइकोलॉजी का संबंध व्यवहार से होता है। यानी कि शिक्षा का संबंध हमारा विचारधारा से है और मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। तो विचारों को बदलेंगे, विचारधाराओं को बदलेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, या व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप यूँ कह लीजिए विचारधाराओं में परिवर्तन जरूरी होता है। इस करके इन दोनों का आपस में बहुत रिलेशन है। तो कुल मिलाकर सरल भाषा में हम कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैक्षणिक मुद्दों को लेते हैं, शैक्षणिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो भी एजुकेशनल हमारी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। इज इट क्लियर? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उम्मीद है कि आप इसको एज ए साइंस, एज ए सोशल साइंस, है ना, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कहाँ ठहरता है, एक विज्ञान के रूप में इसका क्या स्टेटस है, एक धनात्मक विज्ञान के इसमें क्या स्टेटस है, एक प्रगतिशील विज्ञान के रूप में हम इसको कहाँ पाते हैं। तो ये इसकी नेचर रही है। जो मुख्य प्रश्न हमारा रहता है वो कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके किस क्षेत्र तक चर्चा करेंगे। तो डियर ट्रेनिंग्स, हमने 5 मुख्य बातें करी थी, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये 5 बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है कि क्या। एक, द लर्नर, पहला पॉइंट सीखने वाला, शिक्षार्थी। दूसरा, द लर्निंग प्रोसेसेस, द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, द लर्निंग सिचुएशंस एंड द टीचर्स। तो ये शिक्षार्थी क्या है, सीखने की परिस्थितियाँ क्या हैं, सीखने के अनुभव क्या हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या हैं, और अध्यापक की क्या भूमिका होती है। ये 5 पॉइंटों को आपने व्याख्या करना है। इन 5 केंद्र जो बिंदु हैं इनके इर्द गिर्द शिक्षा मनोविज्ञान घूमता है। तो उम्मीद है ये जो बातें हमने कही हैं आपने बार बार सुनी है और उनको आप एक्सप्लेन करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। बड़े रेलेवेंट तरीके से, बड़े लॉजिकल तरीके से आप इनको एक्सप्लेन करें। इज इट क्लियर? तो पहला प्रश्न तो अक्सर ये आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ध्यान रहे, 2 नंबर का प्रश्न आपने 1 पेज मैक्सिमम लिखना है और जो 7 नंबर का प्रश्न है उसके लिए 3 पेजेस आपने लिखने हैं, मैक्सिमम 3 पेजेस। इज इट क्लियर? पेजेस में एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर टाइमिंग 5 से 6 मिनट में 1 पेज आपको लिखना है, 15 से 18 मिनट में एक प्रश्न को आपने अटेम्प्ट करना है, एक पार्ट को। कुल एक प्रश्न को आपने 30 से 35 मिनट में लिखना होता है। तो इस ढंग से आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को करना है। पहला प्रश्न हो गया। उम्मीद है अगर ये प्रश्न आ गया तो आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकेंगे, इतना अपना मूल्यांकन कर लो। दूसरा जो इसका मुख्य प्रश्न बन जाता है कि रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। रेलेवेंस क्या है, इनके क्या महत्व हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या महत्व हैं। इज इट क्लियर? तो डियर ट्रेनिंग, आप जानते हैं आप इसका कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में काम आता है, रिसर्च के क्षेत्र में मदद करता है। रिसर्च के फील्ड में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत उपयोग होता है, इनकी विधियों का बहुत उपयोग होता है। अभिप्रेरणा में सहायक होता है, किसी को मोटिवेट करना हो उसमें मदद करता है। स्वयं का ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने बारे में जानना हो, मेरे वास्तव में मैं क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तो स्वयं का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। किसी को गाइड करने में, निर्देशन में सहायक होता है।
और अध्यापक विद्यार्थी में रेपो कैसे बनाना है, मदर संबंध कैसे बनाना है, एक बहुत ज़रूरी है। टीचर और विद्यार्थी के रिलेशंस, एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त हमने डिस्कस किया था कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है। कोई बुक्स हमने पब्लिश करनी है, उनका निर्माण करना है, तब सहायक होता है। पाठ्यक्रम कैसा हो, मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के साथ। सारणी के निर्माण में भी सहायक होता है। टाइम टेबल बनाने में, वो भी एक स्किल है। बच्चा कितने मटेरियल से थकेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कितनी उसमें रुचि बनी रहेगी, तो उस सारे टाइम टेबल को भी अगर साइकोलॉजिकल मेंटेन किया जाता है तो बच्चा बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम कर सकता है, बड़े कम समय में अधिक सीख सकता है और वो सीखना बड़ा प्रभावशाली हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो 5-7 पॉइंट हमने चर्चा करी थी, इनको आप एक्सप्लेन करिए। 7 पॉइंट हैं 7 नंबर के। तो ये भी एक प्रश्न आपको 7 मार्क्स का अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये बना। तो उम्मीद है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, और दूसरा प्रश्न इसकी रेलेवेंस पे बन जाता है। तो अब हम आगे बढ़ें कि जो इसका दूसरा पार्ट हमारा आता है वो आता है मेथड्स के ऊपर। मेथड्स क्या क्या हैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में। ये ट्रेनिंग्स आप जानते हैं, जैसे हमने 5 मुख्यतः मेथड्स की चर्चा करी है, और उसमें से पहला मेथड हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड की निरीक्षण विधि क्या होती है। अब मोटे तौर पे देखो, हमने निरीक्षण विधि में क्या पढ़ा था। निरीक्षण होता क्या है, पहले निरीक्षण का मतलब है कि अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं हम। निरीक्षण मीन्स देखना, अवलोकन करना, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आंखों के द्वारा किसी के व्यवहार का निरीक्षण करना या अवलोकन करना। और ये निरीक्षण करने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसकी हमने चर्चा करी थी। आपके जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, है ना, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, ग्रुप ऑब्जर्वेशन की बात करी थी। तो ये सहभागी निरीक्षण क्या है, असहभागी निरीक्षण क्या है, आयोजित निरीक्षण क्या है, नियंत्रित निरीक्षण क्या होता है। जैसे सहभागी निरीक्षण मतलब जब निरीक्षण करता है समूह के सदस्य बनकर उनके बीच में इन्वॉल्व होकर निरीक्षण किसी का करता है। असहभागी जब वो उस समूह का सदस्य नाम बन के बाहर रहकर, समूह से बाहर रहकर उनके व्यवहार को नोट करता रहता है। कंट्रोल्ड व्यवहार, अनकंट्रोल्ड व्यवहार। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने समझ लिए होंगे। इनको अच्छे ढंग से करें, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न कई बार एक ही पॉइंट्स होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो एक एक हेडिंग को उठाकर भी आपको ये एक पेज लिखने को कहा जाता है, 2 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे ढंग से इनके प्रकारों को समझ लें, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि डू यू नो, मोटा मोटा आपको एक रिफ़्रेश कर रहा हूँ आपके नॉलेज का, कि मिनिमम क्या ये इतना ज्ञान आपको है इन पहलुओं का जो अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 7 नंबर का जब प्रश्न होता है तो उसको बड़ा करने के लिए आपको 1-2 मेरिट, 2-3 मेरिट्स या डिमेरिट्स लिखनी होती हैं। आपको ऑब्जर्वेशन मेथड क्या पता होता है कि इसकी कितनी सरल होता है, कितना विश्वसनीय होता है, और कितनी व्यापक विधि है। ये इसके फ़ायदे थे, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि जब हम किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका व्यवहार बनावटी हो जाता है, या कई बार हम पक्षपात की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और व्यवहार स्पष्ट नहीं होता, तो वहाँ पर दिक्कतें रहती हैं, वो इसकी लिमिटेशन थी। तो 2-2, 4-4 आपके मेरिट्स और लिमिटेशन। तो ऑब्जर्वेशन एक बड़ी सरल विधि है, जब भी हम किसी को, इसका अक्सर कहीं भी किसी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। इस ढंग से बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो मेथड, दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं। केवल वैज्ञानिक विधि करके इसको पूछ लेते हैं तो कोई कन्फ्यूजन होना। वैज्ञानिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड वैज्ञानिक विधि है। तो
ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के इसके एम्स क्या हैं या इसके क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर का ये भी आपको पूछ लेता है। थोड़ी सी नज़र आप लोग लगा लें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के क्या एम्स हैं, क्या इसकी हमारे उद्देश्य हैं और क्या प्रकार हैं, ठीक है। और पर मेन जो इसका अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके स्टेप्स के ऊपर डिटेल में, कि इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। तो मैंने आपको PRDs पर ही करके एक याद रखने के लिए एक तरीका बताया था सरल भाषा में। आपकी बुक्स में थोड़ा टेक्निकल टर्म है, कुछ चर हैं, चर उनकी बात आप लोग करेंगे, थोड़ा रट्टा आप लोग लगाएंगे, तो उससे बेटर है कि वैज्ञानिक विधि है उसको आप ढंग से समझें। मैंने बड़ी सरल भाषा में आपको समझाया था और उसी सरल ढंग से आप लिख सकते हैं। एक मैंने कहा था P प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, I इंट्रोडक्शन, A apparatus, PR, है ना, करके मैंने ऐसे याद करवाया था आपको। हाइपोथेसिस, H मीन्स हाइपोथेसिस, D मीन्स डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, I मीन्स इंस्ट्रक्शंस, P मीन्स प्रिकॉशंस, सावधानियाँ, है ना। इंस्ट्रक्शन मीन निर्देश देना, और एक P और करवाया था प्रोसीजर, R मीन्स रिजल्ट्स, और I मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, और R मीन्स रिपोर्ट राइटिंग। तो ये लगभग 10 स्टेप मैंने आपको जिक्र करे थे। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, apparatus, हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशन, प्रोसीजर, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, रिपोर्ट राइटिंग। कम से कम आप एग्जामिन को थोड़ा प्रिसाइज कर सकते हैं पर क्रमबद्ध तरीके से। जो पहला पॉइंट है वो पहले पे आएगा, ये बाकी मेथड्स की तरह, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है। जो पहला चरण होगा वो पहले पे आएगा, जो दूसरा है तो दूसरे पे जो हम मुख्य कर रहे हैं, ये नहीं कि जो 5वां जो स्टेप है उसको हम दूसरे नंबर पे करते हैं, दूसरे वाले को 5वें करते हैं, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो मुख्यतः जो, अगर इनको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को हटा दूँ, जो इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशंस, ये वो, तो आप एक तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जरूर होगी, मुख्य पॉइंट आप एक लें। दूसरा हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण जरूरी होगा 2। तीसरा करना कैसे है, डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट 3। और चौथा उसके रिजल्ट्स क्या निकले 4। और उन रिजल्ट्स को हमने आंकड़ों को विश्लेषित करना है 5। और लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो 6। तो ये 5-6 पॉइंट आप जरूर लिखें। एक सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तीसरा दूसरे को आप हाइपोथेसिस लें, तीसरा डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और चौथा रिजल्ट्स, और 5वां इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो ये 5 पॉइंट आप मुख्यतः अवश्य लिखें, इसको इसी ढंग से समझें। एक बार अपने नोट्स पे नज़र दें। मुझे यकीन है कि अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप इसको सही ढंग से बिल्कुल लॉजिकली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। और 7 नंबर के प्रश्न जब होता है तो उसकी मेरिट और डिमेरिट्स हमने लिखनी होती है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड बड़ा सटीक होता है, इसके परिणाम जो हैं बड़े प्रामाणिक होते हैं, अधिक रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, इसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता किसी चीज़ का बार बार जांच करने पर एक जैसे परिणाम आए, या किसी चीज़ की जगह बदलने पर उसके ऊपर कोई विपरीत असर न पड़े, यहाँ भी वही रिजल्ट आए और दिल्ली में बैठ के भी वही है, अमेरिका में भी वही है, तो इसको हम रिलायबिलिटी वैलिडिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होता है टू द पॉइंट, कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। नटशल में हम ये करेंगे तो ये होगा। तीसरा हमने इसकी बात करी थी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी अपनी प्रयोगशाला होती है। चौथा हमने कहा था कि एक इसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता होती है, ठीक है। 5वां हमने कहा था कि यूनिवर्सैलिटी होती है, किसी भी जगह पे सार्वभौमिक होती है। तो ये जो जितने भी एक साइंस के गुण हैं, मैंने किया था कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट फैक्ट। विज्ञान तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो जो विज्ञान के गुण हैं, तो विज्ञान के रूप में एक बिहेवियरल साइंस भी इस मनोविज्ञान को कहते हैं, साइंटिफिक नेम साइकोलॉजी का बिहेवियरल साइंस ही है। तो वही गुण इसके यहाँ मेरिट्स में आप डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? और लिमिटेशंस की बात करें तो आपको पता है कि प्रयोगशाला के रिजल्ट अच्छे सटीक होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि के द्वारा होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा वैलिड होते हैं।
लेकिन लिमिटेशन आप उसमें लिख सकते हैं कि खर्चीली विधि है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, इतने सारे ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो इस करके ये इस खर्चीली विधि है। और एक आदमी का व्यवहार ऐसा होता है कि वो परिवर्तनशील है, डायनेमिक है, तो उसको सही ढंग से कंट्रोल करना और उसको उसी चीज़ में ऑब्जर्व करना, क्योंकि व्यवहार की नेचर ऐसी है, थोड़ा डायनेमिक है, तो वो सिचुएशंस कई बार बदल जाती हैं और उसके परिणामों में थोड़ा सटीकता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जहाँ तक हम इस करके उसके परिणाम कितने वैध होंगे, वहाँ पर वो परिस्थिति बदलने के साथ प्रभावित हो जाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम ऑपरेटर से लेके नहीं घूमेंगे, वहाँ तो उस परिस्थिति का हम को वैसे ही ऑब्जर्व करना होगा, वहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा काम आएगा। पर इसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके परिणाम जो बड़े सटीक होने की संभावना होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है तथ्यों का। ये क्लियर। तो इस ढंग से आप 7 नंबर का ये आपको विधियों में दूसरा प्रश्न विधि पूछी जा सकती है। ये ट्रेनिंग तीसरा जो आपका मेथड रहा था, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी, वो क्या था? केस स्टडी मेथड। व्यक्ति के इतिहास विधि क्या होती है? तो आप जैसे जानते हैं कि व्यक्ति के इतिहास विधि यानी कि बच्चे के, बालक के, किसी के इतिहास को जानना, ठीक समझ गए ना। उसके बेसिकली पास्ट को जानना। 3 स्टेप्स मैंने बताए थे, एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोडाटा, दूसरा पास्ट हिस्ट्री, तीसरा प्रेजेंट स्टेटस। तो सबसे पहले हम व्यक्ति का जो इतिहास जानते हैं, तो पहले उसकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रारंभिक जानकारी लेते हैं, कहाँ से कैसे, है ना, आज तो उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। फिर दूसरे स्टेप में उसके हम पास्ट के बारे में जानते हैं, बचपन में उसका व्यवहार कैसा था, बचपन में वो क्या करता था, है ना, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थी, फैमिली इन्वायरमेंट उस टाइम कैसा था, किन परिस्थितियों में पला बड़ा, पालन पोषण कैसे हुआ। तो ये सारी बातें पास्ट के बारे में जानते हैं, उसके अनुभव कैसे रहे थे, तो ये पास्ट हिस्ट्री। और तीसरा प्रेजेंट स्टेट, आज में उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उसका मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, आज वो क्या सोचता है, करता है, आज की डेट में उसका व्यवहार क्या है। तो केस हिस्ट्री में हम प्राइमरी इन्फॉर्मेशन से लेके पास्ट और प्रेजेंट स्टेटस को जानते हैं। इज इट क्लियर? चाहे वो पास्ट स्टेटस, चाहे उसके पत्रों को जानकर के, चाहे के रूप में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस की भी मेरिट आपको जब 7 नंबर का पूछा होता है, तो ये ठीक है, बड़ा अच्छा एक मेथड है, मानव के व्यवहार की व्याख्या करने में सहायक होता है और मानव के स्वभाव की व्याख्या करना संभव है। व्यक्ति के सोचने के तरीकों को पता लगता है, अभिवृत्तियों की, उसके एटीट्यूड की जानकारी मिलती है, उसके ट्रेड्स, उसके गुणों की जानकारी मिलती है, और उसके किसी भी प्रॉब्लम को हम बड़ी बारीकी से, उसके सूक्ष्मता से जान सकते हैं केस हिस्ट्री के मेथड के द्वारा। और इसी ढंग से हमारी जो लिमिटेशंस की बात करी थी या इसके दोषों की बात करी थी, तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक अपनी लिमिटेशंस भी रही हैं, क्योंकि मात्रा का अध्ययन करने में कठिनाई होती है, कितनी मात्रा में क्या प्रॉब्लम है, या जो सूचनाएं हम लोग प्रॉब्लम प्राप्त कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड कई बार हमें नहीं बन पाता है, और कई बार सूचनाएं जो गलत मिलती हैं क्योंकि उनका स्रोत ही गलत था, वो सोर्स हमें सही नहीं मिला, और जो निरीक्षण करता था, जो उसके केस हिस्ट्री ले रहा था, वो प्रशिक्षित नहीं था। तो अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित ना होना ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित होना जरूरी होता है, अगर नहीं होगा तो उसके परिणामों में फिर उसके बहुत सटीक नहीं आएंगे। इस ढंग से आप इसकी लिमिटेशंस की हमने चर्चा करी थी। और ये ट्रेनिंग्स आप जानते हैं कि इसके बाद हमारी 2-3 विधियाँ और बनती हैं। वो एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हैं, और नरेटिव्स हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे हम चर्चा करें तो आप इसका मीनिंग समझिए, इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रो मतलब अंदर, अपने अंदर की विचारधाराओं, भावनाओं के बारे में जानता है, उसका देखता है, अपने अंदर झांक के देखता है,
उसको ही हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन विधि है, सबसे पहली विधि यहीं से शुरू हुई कि व्यक्ति अपने बारे में उसको व्याख्यान करना होता है कि मेरे में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, मेरे विचारों में क्या हो रहा है, मेरी भावनाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो अपने अंदर झांकना ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। क्लियर है ये? तो इस तरीके से इसकी मेथड से भी आप लिख सकती हैं कि ये सरल विधि है, कोई खर्चीली नहीं है, अपने अंदर झांकने के लिए कोई विशेष यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत सरल विधि है, इसका प्रयोग करके हम अपने बारे में, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, अपने बारे में हम ज़्यादा समझ सकते हैं। और लिमिटेशंस की बात थी, तो लिमिटेशंस आप ये कह सकते हैं कि जो ये एक मानसिक क्रियाओं क्योंकि परिवर्तनशील हैं, और हम जब झांक रहे हैं तो हमारे मन में कोई दूसरे विचार चल रहे होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, इस करके वो कठिनाई आती है। मानसिक प्रक्रियाओं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं और उनके अध्ययन में हमें करना संभव नहीं होता, उसमें कठिनाई आ जाती है। केवल इसमें धोखा देने की बहुत अधिक संभावना होती है ना। सच्चाई के साथ व्यक्त कोई ना करना चाहे तो उसमें उसके लिए छूट रहती है। और इसके अतिरिक्त तो कोई स्वयं अपना अध्ययन तो कर सकता है, लेकिन दूसरे या व्यक्ति का या समुदाय का अध्ययन करने में संभव नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन में तो अपना अध्ययन करेगा ना, दूसरों को नहीं जानेगा, अपने आप को तो वो जान लेगा, अपने अंदर झांक लेगा, पर दूसरे को समझने के लिए शायद ये वो इतनी विधि हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि इसका फोकस हमारा अंतर्दर्शन के ऊपर रहता है। तो ये विधि भी कई बार आपको पूछी जाती है, 7 नंबर की ना सही तो 2 नंबर की तो आपको पूछ ली जाती है। शब्द बड़ा टेक्निकल लगता है, मतलब परावर्तक पत्रिका। पत्रिका तो यहाँ से आप समझते हैं कि नोटबुक या कागज़ का टुकड़ा, इसका प्रयोग होता है। यानी कि जो बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करते हैं। मेरे मन में क्या विचार हैं, जब हम किसी एक कागज़ के ऊपर, डायरी के ऊपर हम लिखते हैं, तो ये मालूम किया जाता है कि हम क्या जानते हैं अपने बारे में। हम जैसे कहें कि आप अपने बारे में कुछ एक बातें लिखो, अपने विचारों को लिखो, चिंतन को लिखो, तो उसको लिख कर अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब हम करते हैं तो उसको हम पत्रिका की संज्ञा देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये परावर्तक पत्रिकाएं विद्यार्थी को मुक्त ढांचे में लेखन कौशलों में अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है। ये इसका लाभ मुख्यतः रहता है और अधिगम शक्तिशाली होता है इसके द्वारा, है ना। क्योंकि जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो अपने व्यवहार में हम उस अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को स्वीकार करते हैं और उसको में परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस करके, क्योंकि हमारे व्यवहार को ही रिफ्लेक्ट करता है वो, कि हाँ आपने वो सारा व्यवहार उस कागज़ पे लिखा होता है, तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को परिवर्तित करने में ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरीके से हम अपना मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। और इसी ढंग से आप लोग नरेटिव मेथड को भी ले सकते हैं। नरेटिव मेथड में क्या चर्चा की थी? नरेटिव मीन्स नरेट करना, विवरण देना, विवरणात्मक कथाएं हिंदी में इसको कहते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी रूप में उसको लिख के क्रम में ले आना। जो भी आप दृश्य देख रहे हैं, जो घटना हुई कि पहले ये हुआ, इसके व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ, इसकी बॉडी लैंग्वेज में ये परिवर्तन हुए, इसके फेशियल एक्सप्रेशन में ये परिवर्तन हुए, तो जो घटना के रूप में, एक कथा के रूप में, तभी कहा ना कहानी, विवरणात्मक कथाएं डिटेल्ड में क्रमबद्ध तरीके से उसी ढंग में लिखना, जो घटनाएं वहाँ पर घट रही हैं। इस करके हम इसको रनिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, रनिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो सीन सामने आ रहा है उसको हम उसी ढंग में इमीडिएट जो अब लिखते होते हैं, व्यक्त करते होते हैं। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हम इसको बाद में पढ़ सकें, क्योंकि नहीं तो थोड़े समय के बाद वो घटना कोई मिस हो जाती है, चूक हो जाती है, क्योंकि हमने साथ साथ लिखी होती है, तो हम इसको बाद में पढ़ सकते हैं और उन कड़ियों को सारा जोड़ सकते हैं। तो इसका लाभ यही होता है कि इसमें कोई बड़ी पूर्व योजना की या व्यापक परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, और ये किसी एक व्यवहार पे केंद्रित ना होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होती है, और आप किसी भी भाषा में जो आपको आती है उसमें आप लिख सकते हैं। तो और इसमें कोई बड़े यंत्रों की आवश्यकता नहीं रहती है, इसके लाभ रहे हैं, और इसी ढंग से आप इसका
कोई लिमिटेशन भी लिख सकते हैं कि ये विधि थोड़ा सा बालक का निरीक्षण करने में कठिन लगती है, क्योंकि रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। जितनी घटना लंबी घटती जाती है उसमें समय ज़्यादा लगता है, और जो अध्ययन करता है वो स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापक के लिए ऐसा संभव नहीं होता है, तो उस केस में कठिनाई आती है। तो ये कुछ हमारी विधियाँ थी, इनको 2-2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो मुख्यतः हमने क्या देखा कि 2 प्रश्न तो मैंने पहले कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ये कहिए, और एक रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और ये 5 मेथड हैं। इनमें तीसरा आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरा आपका केस हिस्ट्री मेथड, तो ये 7-7 नंबर के पूछे जाते हैं। और अधिकतर रिफ्लेक्टिव जर्नल से, नरेटिव से या इंट्रोस्पेक्शन मेथड से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 2-2 नंबर के प्रश्न आपके, जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं, सहभागी या सहभागी, जैसे मैंने पहले बताया, तो उनसे भी पूछे जाते हैं। तो उनकी सारी टाइप्स के पॉइंट्स को भी आप गहराई से समझें कि अगर 2 नंबर का आपको एक पेज लिखना हो तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इस तरीके से ये जो 2 + 3 5 प्रश्न, और बाकी मेरे ये छोटे छोटे प्रश्न आपको बाकी यूनिट से 5 बड़े, और बाकी ये नरेटिव्स और आपका हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या इंट्रोस्पेक्शन मेथड 3 ये, और इनके जितने भी बीच में एक्सपेरिमेंटल मेथड के या ऑब्जर्वेशन मेथड के जो टाइप्स वगैरह आती हैं, तो इनके पॉइंट में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5-6 बड़े प्रश्न बन जाते हैं, 5-6 आपके छोटे बन जाते हैं 2 नंबर के। बहुत छोटी यूनिट है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बातें आपको मिनिमम आनी चाहिए। और 16 नंबर का प्रश्न आपको इस फर्स्ट यूनिट से आना है। तो अधिकतर एजुकेशन साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है और मेथड से एक दूसरा पार्ट पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस आपको बीच में रही होती हैं, ध्यान रहे आपको ए बी पार्ट है वो इकट्ठे ही करने होते हैं, और ये नहीं कि एक ऊपर से कर दिया और बी पार्ट और के बाद वाला कर दिया, या तो ऊपर वाले दोनों पार्ट करना पड़ते हैं, और से ऊपर वाले या और से नीचे वाले। अक्सर बच्चे ऐसी भी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जैसे ऊपर वाले आप ए बी पार्ट कर रहे हैं तो वो ए बी पार्ट आपको इकट्ठे ही करने हैं। अगर वो नीचे वाले कर रहे हैं और वाले कर रहे हैं तो वो दोनों ही और वाले आपको इकट्ठे करने हैं। ये नहीं कि एक और के आपको आते हैं, क्योंकि 7-7 नंबर के होते हैं, 14 नंबर का प्रश्न बनता है। 3-3 पेज, मैंने कहा कि 6 पेज आपको एक प्रश्न के लिए इसके लिए लिखने हैं। पहले प्रश्न में ही 7 लगे, क्योंकि 2-2 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें 7 पार्ट आपको करने होते हैं 14 नंबर के लिए। तो इस ढंग से 31 पेज आपके बनेंगे। तो आप इस ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करें। और डियर ट्रेनी, संक्षेप में ये समझा दूँ कि इतना आपको आता है, लेकिन आना एक अलग चीज़ है और एग्जामिनेशन स्किल्स अलग चीज़ होती हैं। तो इस बात पे विशेष ध्यान दें। अभी आप अपने एक प्रैक्टिस करें, क्योंकि फर्स्ट आपका पेपर होगा, आपका हैंड राइटिंग, आपकी स्पीड नहीं बन पाती, तीसरे चौथे पाँचवें पेपर में जाती है, जब पहले 2-4 पेपरों को नुकसान हो जाता है। तो घर में बैठकर पहले आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करें। क्या 5-6 मिनट में मैं एक पेज लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ? क्या मैं 15 से 18 मिनट में एक क्वेश्चन को 7 नंबर के कर पा रही हूँ, या 14 नंबर के क्वेश्चन को 30 से 35 मिनट में करने में सक्षम हूँ? टाइम मैनेजमेंट मेरी इतनी है। होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है उसको हम बड़ा एलेबोरेट कर देते हैं, और लास्ट में जाकर हमारे पास जो है वो टाइम नहीं बचता और कोई क्वेश्चन छूट जाता है। या स्पीड भी आपकी मानो ठीक है, तो फिर वो आपके पेज नहीं बचे, क्योंकि वही शीट आपको 32 पेजेस की मिलती है। तो इससे ज़्यादा भी लिखना, कम नहीं मिलना। पहले उनको फोल्ड करके रखो कि मैंने एक पार्ट के लिए 7 नंबर के लिए 3 पेज है तो उनको फोल्ड कर लो, या 2 पार्ट्स के लिए 6 पेज पहले फोल्ड करके ऊपर से कर लो कि इतना मैंने लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट माय डियर बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में कहने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने कहा एक चाय का कप है, एक ढाबे में वो 5 रुपये का मिल जाता है, और वही 50 रुपये 100 रुपये में बड़े होटल में मिल रहा है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, उनका डिस्प्ले करने का तरीका अच्छा है। चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ी अपनी कलम के द्वारा आपके पेपर पे वो पेज के ऊपर वो आपके
इंटेलिजेंस वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल से। कैसे मैंने माइंड मैप बनाना है, कितना मैंने लिखना है, कितना मटेरियल मेरे पास है, अगर कम मटेरियल है तो उसको मैंने खुला कैसे करना है, माइंड मैप बना के कैसे करना है, ज़्यादा मटेरियल है तो उसको मैंने प्रिसाइज कैसे करना है, ये भी एक स्किल है। ये नहीं कि ज़्यादा आता और लंबाई एक को लिखते रहे और वो बाकी छूट गए तो भी आपको नुकसान होगा। तो हर एक चीज़ को आपने मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार करें। ये फाइनल टच थी। मुझे पता है आप फर्स्ट यूनिट को तैयार कर चुके हैं। पहले इस हफ्ते के पहले 10 दिनों में 10 तारीख तक हमने इसके ऊपर चर्चा भी करी थी, वीडियोज़ भी डाले थे, उनको भी एक बार आप लोग देख लें। और मैंने सारी यूनिट को समराइज़ कर दिया है। अभी आप सेकंड यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, अगले संडे को मैं आपके सेकंड यूनिट की एक समरी आपसे डिस्कस करूँगा कि डू यू नो, आप ये देख लें मोटे तौर पर कि क्या ये बातें हमने चर्चा करी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आती हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस ढंग से आप लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी आने वाली परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और माय डियर, कहते हैं ना गेंद आपके पाले में है, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जितने आप लोग एक्टिवली अपने एफर्ट्स डिवोट करते हैं उतनी अच्छी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। तो उम्मीद है आप यू आर मैच्योर इनफ, यू आर ग्रोन अप्स नाउ, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो एक टाइम टेबल बनाकर आप लगातार अपनी इन परीक्षाओं की तैयारी करें ताकि अपने फ्यूचर को आप संवार सकें, उसको अच्छा बना सकें। ये फाइनल टच हमने दे दी, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप 16 के 16 नंबर लें, 15 से 16 नंबर अवश्य लें, या इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।